अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम अल्फ़ा सीरीज़ का टेस्ट नंबर 3 का जो डिस्कशन करेंगे, उसमें जितनी भी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स ईच एंड एवरीथिंग। सो मस्ट शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे पास जो MCQs हैं वो वेबसाइट पे हैं, तो हम इनको यहाँ पे जाके प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास केमिस्ट्री के MCQs हैं, इनको देख लेते हैं। तो जो पहला MCQ है 8 ग्राम ऑफ मीथेन ऑक्युपाइज वॉल्यूम एट। देखिए सिंपल सा, पहले आपने क्या करना है कि आपको पता है कि मीथेन का मोलर मास कितना है 16, और 16 क्या होता है 1 मोल होता है, और 16 में कितने वो होते हैं 22.414। अगर 16 को हम 8 कर देंगे तो मतलब हाफ हो गया, तो इस वजह से जो है वो 22.414 भी हाफ हो जाएगा। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 89.6 dm³ ऑफ गैस एट 0 सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर इज़। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 89.6 dm³, ठीक है, एंड यानी रूम STP की बात कर रहा है, तो यानी नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। अब अगर 1 मोल होता उसमें तो 6.02 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते, ठीक है, और 22.414 होता। अब सबसे पहले ये जो हमारे पास dm³ दिया हुआ है, इसमें हम पहले मोल निकालेंगे, ठीक है। अब क्योंकि 1 मोल 22.414 dm³, तो 89.6 dm³ कितने के इक्वल होगा, तो आपने क्या करना है, इसके लिए सिंपल जो फार्मूला यूज़ करेंगे दैट विल बी लाइक 1 मोल इज इक्वल टू 22.414, ठीक है। अब क्योंकि हमें निकालना है 89 dm³, तो ये डिवाइड हो जाएगा उधर जाके 122.414 मल्टीप्लाई बाय 89, ठीक है। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे मोल। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं 6.02, और जब मतलब काफ़ी सारे मोल्स हो जाएंगे तो जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट वुड बी द डी ऑप्शन। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 22.414 से डिवाइड करेंगे 89.6 को, और फिर आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा दैट इज़ 6.02 10 का। और यहाँ पे मिस्टेक है, 16 नहीं है, ये 6 है, ठीक है। 6.02 10 पावर 23 Na की वैल्यू है। नेक्स्ट मूव करते हैं, इस MCQ को देखते हैं। 15 ग्राम ऑफ गैस ऑक्युपाइज टू 11.2 dm³ एट STP, द गैस इज, देखें 11.2। अब इससे हमें क्या आइडिया हो रहा है कि भाई इसका आपने हाफ मोल लिया हुआ है, ठीक है, हाफ मोल, और इसका जो मैस है वो 15 है, तो मतलब मैस भी आपने हाफ लिया हुआ है, ठीक है। मैस को अगर डबल करें 30 होना चाहिए। अब ज़रा आपने इनमें से देखना है कि किसका मोलर मैस 30 बनता है। तो नाइट्रोजन जो NO है, इसका जो मोलर मैस है वो 30 बनता है। सो दैट्स वी कैन से ये जो है गैस NO है, ठीक है। विच वन इज करेक्ट रिलेशन एट STP? 6 ग्राम ऑफ कार्बन 3.02 10 पावर 23 एटम्स, ठीक है, वो भी यहाँ पे हमारे पास सही नहीं बन रहा। देन उसके बाद 11.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 3.02 नो, वो भी ठीक नहीं है। द नेक्स्ट वन दैट इज़ 49, सॉरी वो ठीक है, पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, इनकरेक्ट पूछा हुआ है, ठीक है। 49 ग्राम ऑफ H2SO4 दैट इज़ 4 मोल्स ऑफ एटम, ठीक है, ये हमारे पास नहीं बन रहा कोई भी कॉम्बिनेशन। तो इसके अलावा क्योंकि देखिए H2SO4 का टोटल मास होता है 96, ठीक है, तो 96 का 49, अब उसका जो है वो आप ये कह लें कि हाफ ही समझ लें, ठीक है। तो ये मतलब 0.5 मोल्स होना चाहिए था, ना कि 4 मोल्स। 1 मोल ऑफ सुक्रोज वो भी ठीक है, 45 मोल्स ऑफ एटम वो भी ठीक है। तो ये आपके पास जो है इस तरह आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं। इफ़ अ पीस ऑफ कॉपर वेट्स 0.635 ग्राम हाउ मेनी मॉट एटम डजंट कंटेन। सिंपल सी बात है कि आपको मैथ दिया हुआ है, इससे पहले मोलर मैथ से डिवाइड करें, मोल्स निकालेंगे, और देन आप इसको 6.02 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, और जब आपके पास आंसर आ जाएगा दैट इज 0.6.02 10 पावर 21, ठीक है। और ये आप इसको जब सॉल्व करेंगे दैट इज एवोगाड्रो नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन, सो दैट इज 11। फर्स्ट वन अगर होता 22.414 वो तब ठीक था, वो भी नहीं है। फिर सेकंड, अगर थर्ड को देखें, फोर्थ को देखें, वो भी नहीं है हमारे पास। जो बेस्ट है जो 22.400 cm³, क्योंकि जो 22.414 होता है dm³ में हम उसको लेते हैं 22.414, लेकिन अगर cm³ में हो तो 22.400 cm³ at STP. What volume is occupied by a mixture of 0.5 gram H2, 16 gram O2 and 7 gram N2? तो सिंपल सी बात है, इसमें से यानी आपको यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय मिक्सचर दैट इज़ 22.414, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने एक उसका ग्राम लिया हुआ है। आप ये समझ लें कि बल्कि ये रॉन्ग है, आई थिंक रॉन्ग है, या जस्ट रॉन्ग, बिकॉज उसमें यहाँ पे देखें, हम चलें बाकियों को नहीं देखते, ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है, मतलब इसका एटॉमिक जो टोटल वेट होता है, और O2 का दैट इज़ 32, यहाँ पे 16 लिया हुआ है, तो मतलब हाफ लिया हुआ है, तो ये फिर जो है वो हाफ हो जाएगा। तो 11.2 dm³, जो डी ऑप्शन है बेस्ट ऑप्शन ये आएगा, ठीक है। द नेक्स्ट वन
विच द फॉलोइंग विल वेट मोर। तो इसके वेट करने का देखिए, इसका सिंपल सा मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ कि जिसका जो भी आपको वेट दिया जाएगा, मैथ दिया जाएगा, जिसका जो है नीचे मोलर मैथ छोटा होगा उसका आंसर बड़ा आएगा। अब इसका N14, कार्बन 12, लेकिन एटम इसके ज़्यादा है, फिर ठीक है। इसके अलावा O2 32 हो जाएगा, अब Fe का तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से जो बी ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद 2.24 dm³ ऑफ CO2 गैस एट STP हैज़ मैस। तो देखिए इसका 44 होता है। आप जब मतलब इन्होंने 2.24 कैसे बना कि इन्होंने इसको 44 को डिवाइड किया है 10 से, ठीक है। इसी तरह 22.24 यानी 22.414 को भी 10 से डिवाइड किया हुआ है, यानी 22.414 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो फिर इसका जो जीरो यहाँ पे आ जाएगा तो 2.24 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह 44 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 4.4 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। सो डी ऑप्शन बेस्ट है। द नेक्स्ट वन दैट इज ब्लॉक ऑफ मेटल्स magnesium, aluminium, iron, zinc of each mass 100 gram. The maximum number of atoms are present in block of metal. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किस में प्रेजेंट होंगे? सो दैट इज Mg, मैग्नीशियम, ठीक है। सो ये हमारा केमिस्ट्री का था, इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट का थर्ड टेस्ट। अब मूव करते हैं, ये हमारे पास है जी फिजिक्स का। अ कांस्टेंट फोर्स एफ चेंजेस द वेलोसिटी ऑफ 80 किलोग्राम स्प्रिंटर फ्रॉम 3 मीटर पर सेकंड टू 4 मीटर पर सेकंड इन 0.5 सेकंड। द एक्सेलरेशन ऑफ स्प्रिंटर विल बी। तो देखें फोर्स ने चेंज किया कि ये मैस है, ये चेंज इन वेलोसिटी है, ठीक है। एक्सेलरेशन तो सिंपल आप चेंज इन वेलोसिटी को यूज़ करें, 4 को माइनस कर दें और 0.5 से डिवाइड कर दें, आंसर आ जाएगा दैट इज 2 मीटर पर सेकंड। द नेक्स्ट वन, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद द इनिशियल वेलोसिटी as shown figure, it comes back after some time to strike ground with the same velocity but pointing downward. What is the angle between acceleration when moving upward to acceleration? देखिए आपने हमेशा याद रखनी है, जब भी किसी चीज़ की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो, ठीक है, कोई चीज़ स्पीड, जिसकी स्पीड बढ़ रही हो ना, कि कोई भी चीज़ है उसकी स्पीड अगर बढ़ रही हो तो हमेशा याद रखिएगा उसकी वेलोसिटी में और एक्सेलरेशन में जो एंगल होता है दैट इज़ 0 डिग्री या पैरेलल, ठीक है। अगर डिक्रीज हो रही हो तब क्या होता है, तब उल्टा हो जाता है। वी का तो मतलब ऊपर ही जाता है, यानी वी जो है वेलोसिटी इंक्रीज ही करती है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है उसके अगेंस्ट हो जाता है। जिस तरह की गाड़ी चल रही है, आपने ब्रेक मारा, ब्रेक मारेंगे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा जो कि गाड़ी को रेजिस्ट करेगा आगे मूव करने से। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि एंगल एक्सेलरेशन व्हेन मूविंग अपवर्ड टू एक्सेलरेट। देखिए जब ऊपर जा रहा है तो आपको पता है हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, मतलब क्या कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी जब डिक्रीज हो रही है तो आपके पास ये क्या होना चाहिए, एंटी पैरेलल होना चाहिए, सॉरी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, वो तो ठीक है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, फिर यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी अब क्योंकि ऊपर जाके उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है, ऊपर जाके हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कम हो जाएगी, सो वी कैन से एंगल जो है उसमें 180 का। देखें जी नीचे को है, जी नीचे को है, वी ऊपर जा रहा है, तो फिर आप सिंपल कॉन्सेप्ट है कि एंगल क्या है दोनों में 180 है, ठीक है। अ बेस बॉल इज थ्रोन वर्टिकली इनटू द एयर, द एक्सेलरेशन द बॉल इज हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट जो एक्सेलरेशन हाईएस्ट पॉइंट पे जो जी की वैल्यू के इक्वल हो जाएगा, जो कि डाउनवर्ड इसको एक्ट कर रहा होगा, डाउनवर्ड इसको पुल कर रहा होगा, ठीक है। अगर बात करता है एक्सेलरेशन वेलोसिटी की, तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। A passenger in a moving train tosses a coin. If the coin fell behind him, the train must be moving with acceleration. ठीक है, यानी वो स्पीड से चल रहा होगा। अगर यूनिफॉर्म स्पीड हो तो वो अपनी जगह पे गिर जाएगा, एनी अबव द अबव वो नहीं हो सकता। डिसलोरेशन हो तो वो उससे आगे गिरेगा, ठीक है। जिस तरह के हम बाइक पे जा रहे हैं, तो अगर साइकिल की स्पीड तेज़ हो, हम कुछ मतलब कोई वाटर ड्रॉप मतलब थोड़ा ऊपर करके फेंके, वो पीछे की तरफ जाएगा। लेकिन अगर गाड़ी हम आहिस्ता करें या जिस भी चीज़ पे जा रहे हैं उसको आहिस्ता करें, तब जो है अगर हम या उसको आहिस्ता कर रहे हो तब आप जो है वाटर ड्रॉप कोई भी चीज़ ऐसे करें तो वो आपके आगे गिरेगा, ठीक है। और यूनिफॉर्म स्पीड में वो उधर ही गिरेगा, यानी आपने किया जहाँ पे उसी जगह पे। चलें, द डायग्राम शो द वर्टिकल वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर पार्टिकल मूविंग विद अ स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल बिटवीन 0 सेकंड एंड 25 सेकंड। तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए, इसमें एक वेलोसिटी है और देन दैट वी हैव, तो इसमें सिंपल आपने करना क्या है, देखें वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू डी ओवर टी, यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम। अब क्योंकि आपको क्या लेना है, आपको लेना है इसका दोनों का ये मतलब, ठीक है। अब ये आप कैसे लेंगे, तो ये v इंटू टी हो जाएगा, और ये क्या चीज़ होती है, ये होता है एरिया। अब एरिया निकालना है, यानी इसका अपने एरिया निकालना है, तो इसका आप एरिया इस तरह निकाल सकते हैं, एक तो ये और दूसरा ये फिर ट्राइंगल की तरह बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें अगर देखा जाए तो इसमें जो फार्मूला बनेगा दैट इज एल इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है 2 और ये 5, तो ये तो 10 हो गया, यानी एक आंसर तो आपके पास आ गया 10। ये होता है हाफ लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए हाफ
लेंथ इसमें कितनी होगी, लेंथ अगर देखी जाए तो ये हमारे पास है 10, ठीक है, और दूसरा जो ब्रिथ है दैट इज़ यहाँ से देखना है आपने 5 से 25 तो कितना डिफरेंस है 20 का, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब ज़रा इसको आप करेंगे तो 50, ठीक है, और ये आपके पास 100 आ जाएगा, तो 110, तो ये आपको इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे 130 शो कर रहा है, लेट मी चेक कि हमने मिस्टेक कहाँ पे की हुई है। तो डिस्प्लेसमेंट इसका एरिया अंडर ग्राफ, अच्छा इन्होंने यहाँ पे 2 into 10 जो है वो भी इन्वॉल्व किया हुआ है। 2 into 5 देखें, पहले वाला तो ठीक है हमारा, यानी वो छोटी सी जगह का हमने ले लिया, वो तो 2 into 5 10 आ गया, ठीक है। फिर आपके पास 1 into लेंथ इंटू ब्रेथ। अच्छा यहाँ पे ना इन्होंने ये भी ऐड किया हुआ है, ये जो हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया ना ये वाला पोर्शन, ये भी इन्होंने ऐड किया हुआ है, उस वजह से जो है वो ये आया इनका आंसर, ठीक है। तो ये याद रखना है। यहाँ पे एक मतलब आप ये कह सकते हैं कि या हो सकता है इन्होंने ये किया हो कि इसमें यहाँ पे ऐसे लिया हो, इसको सॉल्व किया हो, ठीक है। जब आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 2 into 10, तो 10 में से जब ये 2 into 10 ये 20 हो जाएगा, ठीक है। 20 1 2 20 और इधर से अगर डिफरेंस देखा जाए वो भी आपके पास 20 है, तो 10 आ जाएगा। 10 to इधर 200 ज़्यादा हो रहा है, चले इसको देख लेते हैं दोबारा। The next one, that is the graph shows how the speed of an object changes with time. Which section of graph shows the subject moving with increasing acceleration? तो स्पीड टाइम जहाँ पे वो उसका ग्राफ ऊपर जा रहा होगा वहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज कर रहा होगा। सो वी कैन से इट्स ऑन सी पॉइंट, ठीक है। डी पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट है, वहाँ पे नहीं हो सकता, सी पॉइंट पे वेरिएबली इंक्रीज करता है। अगर स्ट्रेट लाइन है फिर तो कांस्टेंट, फिर स्पीड कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 होगा, ठीक है। अगर स्पीड हाई 0 तो एक्सेलरेशन तो फिर मतलब वो तो उसका सवाल नहीं पैदा होता, ठीक है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। अभी हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ पे हम नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि वहाँ उसने इंक्रीजिंग का कहा है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। द नेक्स्ट वन, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी शोन फिगर द कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द सेम बॉडी इज। अब ये इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। अब आपने जो है बताना है इसका, यानी अब ये देखें कि एक्सेलरेशन यहाँ तक इसने एक्सेलरेट किया, फिर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी, टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, एंड देन इन्होंने वो किया। अब ज़रा देख लेते हैं कि कौन सा इन्होंने करेक्ट आंसर किसको बताया हुआ है। तो यानी ये है कि पहले कांस्टेंट वेलोसिटी देन v0 फिर कांस्टेंट वेलोसिटी, तो यानी ये यहाँ पे जो है इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ कि अब ये वाला आई थिंक हमने पहले भी एक दफ़ा किया था, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला ग्राफ पहले भी हम कर चुके हैं। उसके बाद अब ये आ गया हमारे पास। अब देखें इसमें आपने करना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ ट्रैवल्ड इन द गिवन ग्राफ, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज, डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस हमारे पास कैसे आएगा, हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया लेना है हमने। एरिया कैसे लेंगे, पहले का एरिया अलग, इसका अलग, इसका अलग। इसके लिए 1/2 वाला फार्मूला यूज़ होगा, 1/2, ठीक है, इंटू जो है 10 और दूसरा उधर से भी 10 है। इसी तरह अब इसका जो भी आंसर आएगा, इसका जो भी आंसर आएगा वो इसका भी यही आंसर होगा, बिकॉज दोनों ही सेम है, ठीक है। 2 10 5 50, मतलब 50 इसका 50 उसका, ये तो हो गया 100, ठीक है, 100 हो गया इन दोनों का। अब बीच वाले का होता है लेंथ विद ब्रेथ, ठीक है। यहाँ पे 10 से 20 कितना डिफरेंस है, 10 का, और उधर से ऊपर कितना डिफरेंस है वो भी 10 का है, तो 100 इधर से, ठीक है, तो 200 हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। यानी 50 50 इन दोनों में से और बीच वाले से 100। तो मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। A batsman hits a sixer and the ball reaches out the cricket ground, which the following graph describe the variation of cricket ball velocity, vertical velocity with time t1, the time of the hitting the bat, and time 2, the hitting the touching the ground. So that's you can say यहाँ पे सॉल्व होगा, हम चेक कर उसी को कर लेते हैं। So that's like मतलब zigzag like structure। ये जो ऐसे सवाल होता है ना, ये आपको पेज पे ड्रा करके मतलब इनको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। सो इनको मतलब इस पे थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बाद में जो है कम्युनिटी टैब में इसके हवाले से आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो ये थे हमारे पास फिजिक्स के एमसीक्यूज। नाउ लेट्स मूव टू द बायोलॉजी एमसीक्यूज। एमसीक्यूज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन अ सिस्टम ऑफ लेटर्स दैट इज कॉल्ड एज सिस्टर्ने, और क्रिस्टी किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। सिस्टर्ने ब्रेक अप टू फॉर्म गोल्जी वेसिकल फ्रॉम मैच्योरिंग फेज ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एक है फॉर्मिंग फेज ऑफ मैच्योरिंग फेज, वेसिकल फ्रॉम स्मूथ एंडोप्लाज्म कंबाइन विद कन्वेक्स फेस। देखिए पहले कन्वेक्स फेस होता है, बिकम द पार्ट ऑफ गोल्जी apparatus, then after passing proteins lipid inside Golgi apparatus, products are packed in bud off from concave maturing face of black Golgi apparatus to form Golgi vesicle, यानी छोटे छोटे मतलब वो बना स्ट्रक्चर बना देते। Cisternae stacks in Golgi apparatus are continuously formed by few in a vesicle which are probably derived by budding of smooth window। देखिए
न्यूक्लियस से आया, रफ के पास आया, रफ ने स्मूथ के पास भेजा, स्मूथ से गोल्जी ऑपरेटस के पास गया, ठीक है। लाइसोमल एंजाइम है सिंथेसाइज्ड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक जो है वो फॉर्म डाउन RER एंड देन प्रोसेस इन सिक्रेटेड फॉर्म। देखिए सिक्रेट होते हैं गोल्जी ऑपरेटस से, गोल्जी ऑपरेटस पैकिंग का काम करते हैं, यानी फैक्ट्री जो है वो RER है, जबकि पैकिंग वगैरह का काम गोल्जी ऑपरेटस करता है। नेक्स्ट वन, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल एसोसिएटेड विद ग्लाइऑक्सिसोम्स, जो कि प्लांट्स में कन्वर्ट करता है, जो मतलब उनको फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करता है कार्बोहाइड्रेट को प्रोवाइड करके। द नेक्स्ट वन, इन प्लांट्स दैट इज द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द टारगेट दैट प्रोवाइड वैक्यूल, ठीक है, ये बायोलॉजी के फेडरल बोर्ड में ये चीज़ मेंशन है। द नेक्स्ट वन, फंक्शन ऑफ यूकैरियोटिक सेल दैट अकर इन साइटोप्लाज्म, दैट इज यूकैरियोटिक सेल्स, ग्लाइकोसाइलेशन नो, ट्रांसक्रिप्शन नो, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वो भी नहीं होता, ठीक है, और वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है वो साइटोप्लाज्म में अक्कर होता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन का न्यूक्लियस में, ग्लाइकोसाइलेशन इन गोल्जी ऑपरेटस, ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी बिल्कुल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन माइटोकॉन्ड्रिया, और फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। फर्मेंटेशन जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है। Mg+2 आयंस इन राइबोसोम कंट्रोल अटैचमेंट ऑफ स्मॉलर सब यूनिट विद लार्जर सब यूनिट, फेडरल बोर्ड की बुक में ये राइबोसोम्स के टॉपिक में तीसरी चौथी लाइन में मेंशन है, मतलब लास्ट से। इन एनी सेल राइबोसोम कैन एग्जिस्ट इन ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट अटैच विद गोल्जी बॉडीज, ठीक है, एग्जिस्ट मतलब डिस्पर्स इन साइटोप्लाज्म। देखें आपने देखा है कि गोल्जी बॉडीज के साथ कोई राइबोसोम अटैच था? नो, ये मतलब यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट है। विच ऑर्गेनेल कवर मेन स्पेस ऑफ द सेल, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आप ये इसकी तस्वीर देखें तो मेनली जो है ह्यूज पोर्शन को कवर करता है, ठीक है, जो कि थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म स्प्रेड होता है। उसके बाद इंग्लिश है हमारे पास, एवरीवन बिलीव्ड हिम एज अ लायर एज ही डिडंट टेल द ट्रूथ अबाउट पिकिंग द पर्सन, ठीक है, पास फॉलोड बाय पास्ट, तो ये भी याद रखिए, एक रूल है, ठीक है। उसके बाद द नेक्स्ट वन दैट इज कि ही टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ऑल हिज जस्ट $80, ऑल ही हैड जस्ट $80, ठीक है। देखिए वहाँ क्योंकि पहले पास्ट है तो यहाँ भी पास्ट का पार्ट आएगा। उसके बाद पैट्रियार्क्स ऑफ 2 clans हैव सेटल्ड देयर डिस्प्यूट सेवरल ईयर्स बिफोर। देखें वो टाइम गुजर गया है, मतलब बिफोर का वर्ड आ जाए ये भी इंडिकेट करता है परफेक्ट को, ठीक है, तो इस वजह से जो है हैड सेटल्ड बेस्ट ऑप्शन होगा। द ड्रैगन वॉरियर द स्क्रॉल बाय नाउ विल हैव रेड द स्क्रॉल बाय नाउ, ठीक है, हैज़ रेड नो, बाय नाउ, नाउ जो है ये आपके पास स्पेशली आपको लेके चलता है उसमें परफेक्ट में, ठीक है, और इसमें आप विल तब यूज़ करेंगे, यानी फ्यूचर परफेक्ट है, विल तब यूज़ करेंगे जब मतलब मीन समथिंग इज गोइंग टू अकर। द नेक्स्ट वन दैट इज आई थिंक वी हैव मिस्ड वन, या लेट द स्टोरी बी टोल्ड, क्योंकि लेट आ गया तो बी टोल्ड थर्ड फॉर्म ऑफ पैसिव वॉइस। द अनाउंसर टोल्ड दैट द स्टार्स हैड बीन चूजन फॉर द लॉटरी। द नेक्स्ट वन, it would have been a better for them if they its temperature down, if they had brought its temperature down, ठीक है। कंडीशनल टाइप 3 रैकेट फॉर एडवाइस। अब कंडीशनल टाइप 3 क्या है कि भाई आपके पास वुड हैव आ जाए तो दूसरा हैड आएगा हमेशा, ये भी याद रखिएगा, यानी इसके दूसरे पार्ट में। नॉर्मल मैन इनसाइड द लिविंग रूम आफ्टर शी हैड पुट द लैम्ब चॉप्स इन द ब्रायलर। द नेक्स्ट वन दैट इज ओल्ड स्मिथ had his crops to the ground, had his crops eaten to the ground, causative verbs. The next one, today I have very elaborate dress for the party, I am weary, मैं आज के दिन एक अच्छा लिबास मतलब जो है वो पहन रहा हूँ, तो यानी इसमें टुडे की बात है, मीन्स समथिंग इज गोइंग ऑन, ओके। सो दैट्स MCQs वी हैव 10 MCQ हम सॉल्व किया करेंगे, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू यू कैन से दैट फॉर्मेलिटी लाइक हमें कंप्लीट करने, सो बाकी जिसके MCQs होंगे नेक्स्ट पार्ट में कवर किए जाएंगे। Now we have logical reasoning here, and logical reasoning के हवाले से मुझे एक और इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी थी कि बिकॉज जहाँ तक मेरा एक वो है वो उस हवाले से मैंने इन्फॉर्मेशन है, तो वो ये है कि लॉजिकल रीजनिंग को रिमूव कर दिया जा रहा है, ठीक है। अभी तो कंफर्म नहीं है बट कुछ सोर्सेज हैं, तो ये तकरीबन 20 सितंबर तक जो है एक्सपेक्टेड है ये चीज़ आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगी। और इसके अलावा जो PMC ने नोटिफिकेशन दिया था उसके एंड में एक चीज़ लिखी हुई है कि अगर हम सिलेबस में कोई चेंज करेंगे तो अपलोड कर देंगे, मींस दे आर गोइंग टू टेक सम इनिशिएटिव्स, ठीक है, यानी सिलेबस के हवाले से वो कोई ना कोई स्टेप लेने जा रहे हैं, तभी ये चीज़ उन्होंने मेंशन की है। जो 1-2 दिन पहले नोटिफिकेशन आया था जिसमें 3 से 4 पॉइंट थे, तो उसमें अगर आप लास्ट पॉइंट देखेंगे तो ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, मीन्स तो ये हो सकता है। तो न्यू जो सिलेबस पैटर्न आ रहा है वो 80 MCQs बायो, बाकी आई थिंक 60 MCQs हैं, और इंग्लिश के 20 MCQs हैं, ठीक है। तो ये जो न्यू पैटर्न है, और 60 नहीं होंगे बल्कि
इसमें जो है 200 MCQs है ना, 80 बायो के 20 इसके, तो बाकी जो 100 होंगे वो 55 कर लें, 40 कर लें या 50 कर लें, वो जो है केमिस्ट्री के और फिजिक्स के हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है हम लॉजिकल रीजनिंग को थोड़ा सा स्टॉप करें इस वाले से, इस वीडियो में हम कवर नहीं कर रहे, और लॉजिकल रीजनिंग को जो है वो थोड़े टाइम के लिए आप ये कह सकते हैं टिल द 20 September वी आर गोइंग टू स्टॉप दिस टॉपिक। ओके, सॉरी, वी हैव स्टॉप दिस टॉपिक। सो आफ्टर दैट अगर कुछ ऐसा नहीं होता देन आई विल स्टार्ट दिस अगेन, अदरवाइज जहाँ तक मेरा वो है कि 90% तक चांसेस हैं कि लॉजिकल रीजनिंग को निकाल दिया जाएगा। ठीक है, सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।